मेरी आईएमएफ के बारे में राय बिल्कुल मुनफरिद है, पूरी कौम से हटके। मेरे जहन में उनसे मुताल्लिक कोई साजिशी एजेंडा नहीं जुड़ा हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि गैर फितरी है। बात यह है कि बाअसर ममालिक अगर पैसा इकट्ठा करके दुनिया के ज़र्री निज़ाम पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करना चाहते हैं तो ये कुदरती सी बात है। हमसे ज़्यादा मुफाद परस्त कोई दुनिया में मिल जाए बताना। हम तो अपनों को भी दुनियावी तौर पर तोलते हैं, हम तो रिश्तों को भी दुनियावी तौर पर तोलते हैं। हमसे ज़्यादा मुफाद परस्त कोई हो सकता है दुनिया में? तो क्यों उन गोरों को बुरा भला कहते हो कि वो मुफाद परस्त हैं? वो तो मुफाद परस्त हैं। उन्होंने एक ज़र्री निज़ाम को जन्म दिया है, एक इक्तसादी निज़ाम को जन्म दिया है। उस निज़ाम का दिफा करना वो अपना हक तस्वुर करते हैं। उसी के लिए उन्होंने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया है जो उस मॉनेटरी सिस्टम की बुनियाद है। वो चाहते ये हैं कि ममालिक लेन देन के मामले में गड़बड़ ना करें। हाँ, हम तो बहुत शरीफ हैं, हाँ, हम जैसा तो कोई भी नहीं है। सारी दुनिया हमारे नक्शे पर ही बैठकर लौटती पोटती और हमारे ख़िलाफ़ साजिश करती है। इसीलिए हमारे जहन में ऐसे खुराफात पैदा होते हैं कि हम जिसको भी दुनिया में देखते हैं हमें लगता है वो हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? अब ऐसा ना हो कि ऐसा मौजू रमज़ान के महीने में आ जाए, क्योंकि झूठ तो मैं वैसे नहीं बोलता, झूठ के साथ साथ फिर कार खैर के लिए सच के सफ़र में और भी 4 जुमले कहने पड़ेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने मुल्क को ही देख लेते हैं। आपको आईएमएफ लगता है कि आपको इक्तसादी तौर पे मजबूर करता है अपने मुफादात को हासिल करने के लिए। आपके अपने मुल्क में क्लास सिस्टम नहीं, आपके अपने मुल्क के अंदर बाअसर तबकात आपके ऊपर अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ जो है वो ज़बरदस्ती आपके ऊपर लाजिम नहीं करते। बताएं मुझे, बताएं, क्या आपके अपने मुल्क के अंदर माफियाज मौजूद नहीं हैं? क्या उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आप अपने हकूक़ को सल्ब होने की इजाज़त नहीं देते? क्या आटा, चीनी, चावल इसके ऊपर डोमिनेशन नहीं है? क्या आपके मुल्क के अंदर अब रमज़ान का महीना आ रहा है, यह बाअसर तबकात महंगाई नहीं बढ़ाएंगे? और ये सब मिलकर हुकूमत की तरफ उंगली उठाएंगे, हुकूमत जिम्मेदार, हुकूमत जिम्मेदार। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये कारोबारी सनतकारी जब भी मिलते हैं सेहत भी इनकी बेहतर होती है, दौलत भी बेहतर होती है, गाड़ी भी बेहतर होती है। हाँ, कहते हैं साहब कौन सी गाड़ी ली, तो वो अच्छी वाली गाड़ी है ना, क्या नाम, उसका नाम लेकर बोलते हैं भाई हमने ये ली। खैर, अब उनका दिफा करेंगे जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, जो कि एक ताजर सनतकार रहनुमा भी हैं और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के सरबराह भी हैं। वेलकम करूंगा सर आपको। आईएमएफ का मौजू आपके मौजू से मिलता जुलता, मसला आपके सामने सीधा साधा रख देता हूं भाई जी। बात यह है कि आईएमएफ को आप बुरा कहते हैं वो जो बाअसर ममालिक हैं वो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईएमएफ का इस्तेमाल करके अपने मुफादात हासिल करते हैं, पाकिस्तान के ज़रिए अपनी बातें मनवाते हैं। तो आपके मुल्क के अंदर अपने जो इतने सारे वाटर टैंकर माफिया, डंपर माफिया, शुगर ये तमाम अल्फाज मैंने ख़ुद नहीं बनाए भाईजान, ये अखबारों में से और इंटरनेट में से निकाले हैं। मैं मौजूद नहीं हूँ इनका, आप बता दें क्या नहीं। अभी मैंने एक फाजिल मेहमान को दावत दी, उन्होंने कहा फ्लावर मिल माफिया। मैंने कहा अच्छा, बेच आप रहे हो, मिडल मैन आप हो, वो आपको माफिया कह रहा है, आप उसको माफिया कह रहे हैं, हम आपसे माफिया मांग रहे हैं, हम उनसे माफिया मांग रहे हैं। ये माफिया भी बड़ी अजीब चीज़ है। अगर आप माफिया की बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको माफिया मांगनी पड़ जाएंगी। क्यों भाई फारूक अफजल साहब, अब करें दिफा, मुझे बताएं आईएमएफ बुरी है, वो अपनी बात मनवा रही है, तो आप अपने बाअसर तबकात को तो कंट्रोल कर लें, फिर उसके बाद आईएमएफ को देख लेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अली भाई, मैं आईएमएफ को बुरा नहीं कहता,
बात ये है कि IMF जो काम करता है ना, हम IMF के पास खुद जाते हैं, IMF के पास नहीं आता। ये बात समझे पहले। जी, इस दफ़ा तो हम खुद बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देखिए, आप तरले देखिए पाकिस्तान 1958 से आज तक हम 24 IMF के प्रोग्राम ले चुके हैं जी, ठीक है। हाँ, और हाईएस्ट हमारे प्रोग्राम दुनिया भर में। सेकंड नंबर पे जो है वो अर्जेंटीना आता है जिसने 23 लिए जी, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है मिस्र जिसने 12 लिए। जी, आप इन तीनों की इकोनॉमीज़ देख लें, क्या IMF के पास जाने के बाद क्या इनकी जो माशियत है क्या बेहतर हुई है? आप देखें अर्जेंटीना का क्या हाल है, $172 बिलियन के IMF के मकरूज़ हैं वो। ये दूसरी जंग अजीम से पहले दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में अर्जेंटीना जी 1950 से ले रहा है वो, ठीक है, हम 58 से ले रहे हैं। लेकिन चीज़ क्या है कि देखिए IMF को हम बुरा नहीं, देखिए IMF जो है ना कभी भी हमारी मंजिल नहीं हो सकती। ये एक वो पुल है जो अगर हमारी मैशियत ठीक नहीं है ना, उस पुल को हमें बार बार जो है ना वो क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें पहले देखना ये है कि IMF के पास हम जाते क्यों हैं। देखिए IMF जो हम जब जाते हैं हमारा इस्तेकाम नहीं होता, हमारी मुल्क की जो मालियाती निज़ाम होता है उसके अंदर इस्तेकाम नहीं होता। और देखिए IMF जो है ना वो काम करता है मैक्रो स्टेबिलिटी के ऊपर। दे नेवर वर्क ऑन ग्रोथ स्ट्रैटेजी। उनको किसी मुल्क की ग्रोथ से कोई कंसर्न नहीं है। उनको ये होता है कि इनका जो मालियाती नज़्म ज़ब्त है वो ठीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे अगर फिजिकल पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारा जो फिजिकल लॉस आ रहा है, हम डेफिसिट में जा रहे हैं, फिर हम जाते हैं उनके पास ही हमें दें। उसकी रीज़न क्या है? हमें उस ग्राउंड पे जाना होगा, हमें रूट कॉज पे जाना होगा कि हमारे मुल्क की जो माशी जो इस्लाहात हैं वो हो नहीं पाती, ठीक है। हमारा मालियाती निज़ाम इतना कमज़ोर होता है, हमारे सरकारी। अच्छा, लेकिन मैं अब आपके सामने ना थोड़ी टेक्निकल बात करूंगा, क्योंकि आपका मेरा प्रोग्राम हो सकता है बैनुल अक़वामी सतह पर देखा भी जाए, और आपको पता है जो अमूमन जो लोग डिप्लोमेट्स बाहर से आए होते हैं वो प्रोग्राम देखें। मैं आपके सामने एक मामला रखता हूँ, आप मामले को गौर से सुनिएगा, फिर मुझे हल बताइए जी। आपने किसी के 60 रुपए लौटाने जी, आपके पास 58 रुपए मौजूद हैं। टेक्निकल बात है नाजरीन, आपने किसी के 60 रुपए लौटाने, 58 रुपए यानी 58 रुपीज आपके पास हैं, 2 रुपए कम है। उस 2 रुपए जो आपके कम है, आपको उसकी खातिर किसी तीसरे शख्स के पास जाना पड़ता है। वो तीसरा शख्स आपको कहता है तुम अपने मामला ठीक करो, अपनी जिम्मेदारियां लो, अपने घर को सही से रखो, हर चीज़ तुम्हारी सही होनी चाहिए, तुम लिबास मेरी मर्जी का पहनो, तुम कहीं जाओगी नहीं, वहाँ जाओ। सॉरी, ये थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन बाद में आपको ये कह रहा हूं कि ये 2 रुपए कम पड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 10 रुपए नहीं, 20 रुपए नहीं, 60 वापस करने हैं, 58 आपके पास हैं। ये मसला बताओ, ये 2 रुपए वाला मसला यानी $2 अरब वाला मसला कहां से आ जाता है? जब 58 मैंने कमा लिए और 60 मेरी ज़रूरत थी, तो क्या मैं जानबूझ के 2 अरब तो नहीं कम कर देता ताकि मुझे जाना पड़े उनके पास भागने? देखो मुझे समझ में, मैं आपको इसलिए टेक्निकल बात बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 3 जुज़ आपके सामने रखता हूँ। एक एक्सपोर्ट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही डील कर रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड से। मेरे पास एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मेरी कम है, एक तरफ रख दी, उसको मैं कंपनसेट करता हूँ मैन पावर एक्सपोर्ट से, जिसके ज़रिए मुझे मिलती है रेमिटेंस, वो उस गैप को पूरा कर देती है, ठीक है। उसके साथ है मेरी इंपोर्ट मेरी इन दोनों से ज़्यादा हो जाती है। बीच में जो गैप रह जाता है ना, वो बस ये 1-2 अरब का ही रह जाता है, और हमेशा इतना ही रह जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। दया, पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। ये आखिर में जाकर ये 2 अरब क्यों छोड़ देते हो आप, ताकि IMF के पास जाना पड़े? ये टेक्निकल बात बताएं। ये तो कोई भी दे सकता है दुनिया में, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आके आपको $2 अरब दे सकता है, FDI आ सकती है। ये 2 अरब बीच में क्यों छोड़ देते हैं? 2 अरब नहीं है। देखें, बात सुने, आपका अगर एक्सपोर्ट जो है हमारी इस वक्त कितनी है, इस लेस देन $30 बिलियन। यस, हमारी जो रेमिटेंस है $38 बिलियन जी। हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं दे आर अबाउट $80 बिलियन नाउ। yes. तो वो जो डिफरेंस बीच में आ रहा है डॉलर्स का, हाँ, वो ज़्यादा है ना, वो 2 अरब नहीं है। आप परसेंटेज में ले सकते हो उसको, हाँ। लेकिन चीज़ क्या है, देखिए हम जब इन चीज़ों पे हमारा जो प्रॉब्लम, लेकिन IMF हमें 2 अरब से ज़्यादा नहीं देगा, 2-3 इससे ज़्यादा नहीं देगा।
फिर हम होता क्या है कि वो 2-3 भी कम पड़ते हैं, फिर हम दूसरे मौले के पास जाते हैं, यार हमें कुछ पैसे दे दो, अपने फॉरेन रिजर्व रखो। तो ये 2 अरब एक्सपोर्ट से नहीं बढ़ाए जा सकते? बढ़ाते हैं। नहीं, देखिए टेक्निकल बात, 2 अरब एक्सपोर्ट बढ़ा लें आप, 2 अरब डॉलर। यही देखिए, ये इसी बात पे आ रहा हूँ। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते, ठीक है। इस्तेकाम के लिए हम वहाँ चले जाते हैं, हमारे जो लल्ले तलल्ले, देखिए हमारे सरकारी अखराजात जो हैं, आपने कभी आज तक देखा है कि सरकारी अखराजात पे कट लगी हो? बताइए मेरे को आप। वो बड़े जरूर हैं। वो कहते हैं आप बजट डेफिसिट सिर्फ उतना कंट्रोल करें जितना आपने कर्जा हमें वापस करना है। देखिए मेरी बात, वो कह रहे हैं इससे ज्यादा हमें कर्जा हमारा वापस दो बस। देखिए वो वो दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड है। हम जब कर्जा लेते हैं ना अली भाई, हम जब किसी से लेते हैं ना पैसे, तो फिर हम उसकी डिक्टेशन पे हम अपनी बजट साजी भी खुद नहीं कर सकते। हमारी जो तवानाई के चार्जेस हैं वो भी हम उनकी मर्जी से बढ़ाते हैं। हमारे फिर वो कट लगाते हैं कि तालीम पे इतना नहीं करेंगे, सेहत पे इतना नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन ये इक्वेशन की दूसरी तरफ है। वो कहते हैं ये हमारा कर्जा वापस करने के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूं ये करनी पड़ती है। लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूं, तो हम अगर इन चीजों को कट लगाने से बेहतर नहीं कि मैं अपने सरकारी अखराजात कम करूं। देखिए वो तो तरक्याती अखराजात भी कम कर देते हैं। आपकी माइशत नहीं, उन्होंने लिख के दिया, नहीं देखें, उन्होंने लिख के दिया, हम बता नहीं पाते आपको। वो खास तौर पे आके लिखते भी हैं, बाकी जो कुछ वो करते हैं वो तो आपको पता होगा। आपने सुल्तान रईस साहब की फिल्में देखी? अच्छा, उसमें जो कुछ सुल्तान रईस साहब किया करते थे वो सब करते हैं हमारे साथ आगे। आपको नहीं पता, हम बता नहीं सकते ना, हम आपके सामने क्या बताएं। आजकल तो मैंने तो कल यकीन करें खबर भी ये गलत ब्रेक कर दी, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया, क्योंकि हमें तो अच्छा बताना। नहीं अब देखिए बात ये है, समझ नहीं रहा आप। देखिए वो जो पहले था, जो अंदर है, वो भी कहता था कि मेरे बारे में अच्छा बोलो। बुरा ना मानिएगा, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। अच्छा बोलने वाला ही क्या सीन है सर? आप सच क्यों नहीं बोलने देते? आपका मजहब आपको रोकता है सच बोलने से क्या? नहीं, मजहब नहीं रोकता, आपका मुल्क, आपकी इखलाकियात रोकती है। नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। नहीं देखिए बात यह है कि हुकूमत अपनी चीजों को छुपाए बनता है, हमें तो ना मजबूर करो कि हम छुपाएं। एग्जैक्टली देखिए इसका मतलब ये कि कमजोरियां है ना, दूसरी तरफ कमजोरियां हैं जो चाहते हैं कि ना बताई जाएं, छुपाई जाएं। अगर कमजोरियां ना हो, अगर वो स्ट्रांग हो, तो दे वोंट केयर अबाउट इट। डब्बू क्या कह रहा है? डब्बू और गिल्ली ने 4 साल लगा दिया, मैं नहीं बोलने दिया। डब्बू और गिल्ली पता है ना आपको कौन? डब्बू, वो जो पिछले हुकूमत में होता था, क्या नाम उसका, मैं नाम भूल गया। खैर एनीवे, उसने 4 साल लगाए, बोलना नहीं, अच्छा बोलो, ये बोलो, वो बोलो। वो तो भाई सीने वासीने भी चढ़ा लेता था इसे। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सर बात ये है कि फिर ये भी अपना हक समझेंगे। आप मईशत के मुतालिक जो भी खबर है ना, हमें रियलिटी बताने दो। यकीन करो बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कहते हैं सर सही बताएं, एक खबर लगी हुई एक्सपोर्ट बढ़ रही है, उसी के साथ ताजिर का एक बयान लगा हुआ एक्सपोर्ट गिर रही। देखिए जो क्लियर बात करें। देखें एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही, घट रही है। इंडस्ट्रीज में ऑनेस्टली बताऊं आपको बढ़ नहीं रही। देखिए हमारे IMF की बात करें ना आप, अखबार में खबर लगी हुई होती है बढ़ गई, साथ खबर लगी होती है गिर गई। सर मैं तो ताजिर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही हमारी, ठीक है। बदकिस्मती से एक्सपोर्ट हमारी घट रही है, ठीक है। हमें उसको फेस करना और हमें समझना कि हाँ यस हो रहा है ऐसा, उस चीज़ को रियलिटी को तस्लीम तो करना चाहिए। आपने कहा हेमटेक्स में लोग गए, दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती फेयर होती टेक्सटाइल की, होम टेक्सटाइल। तो आपने बताया कि वहाँ के हालात कुछ और थे। एक और ताजिर सनतकार आया, कह रहे हैं हमें तो बहुत ऑर्डर मिले। नहीं देखें, मैंने कहा यार अभी देखिए बताऊं को नहीं, मैंने आपकी बात मानी। मैंने कहा नहीं ये सही बोल रहे हैं, इन्होंने देखा होगा, घुमा होगा। Exactly. मैंने कहा आप तो टेक्सटाइल के आदमी नहीं हो, आपको क्या पता किस तरह से होगा। ये तो टेक्सटाइल का आदमी है, वो बता रहा है। बिल्कुल, लोग तो जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर कम मिले। बिल्कुल कम क्या मिले, कईयों को तो मिले ही नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए पुराने कस्टमर जो बड़े बड़े घर हैं उनके पास विजिट किए, नया कस्टमर आया नहीं, और जो आए उनके पास देखिए उससे 4-5 दिन पहले एक चीज़ हो चुकी थी। हमारे पड़ोसी मुल्क का FTA साइन हो चुका था यूरोपियन कम्युनिटी के साथ। उन्होंने कैटेगोरिकली यूरोपियंस ने बोला कि जी वी विल स्टॉप बाइंग फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय आवर कंट्री दैट वी शुड बाय फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली मैं ओपन बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। नहीं तो हमारे पास भी तो है GSP फ्लश। नहीं GSP देखिए, GSP प्लस जो हमारे पास है ना, हमने देखिए हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी, देखिए हमारी कैपेसिटीज़ नहीं बढ़ाई हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की, हमने उस तरह की गारमेंट यूनिट नहीं लगाए जिस तरह बांग्लादेश में है। हमने सर कोविड के दौरान जो BMR और ये अपग्रेडेशन के नाम पे दबा के पैसा खाया है इन्होंने, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेसमैन लगा, लेकिन देखिए वो कहाँ गया? नहीं देखें
उस वक्त बहुत एकदम बूम आया था टेक्सटाइल में, इवन लोगों को स्किल लेबर नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, चीज क्या है कि वो 3 अरब डॉलर लगे कहीं, आप मुझे नहीं बताएं। लगे, बिल्कुल लगे। देखिए लोगों ने लगाए, लोगों ने कैपेसिटी बढ़ाई। अब क्या हो रहा है? तो 2 साल ही अभी तो हुए कैपेसिटी सर, 2 साल में 4 साल हो गए पुरानी सर, तो 4 नहीं साल हो हो गई। गए, 4 साल हो गए। देखिए अब कैपेसिटीज क्या हुआ है, देखिए हमारा पॉलिसीज का तसलसल नहीं है। हमारे जो तवानाई, आप उस वक्त डॉलर क्या था, आज डॉलर क्या है, उस वक्त तवानाई के रेट्स क्या थे, आज तवानाई के रेट्स क्या हैं, उस वक्त पॉलिसी रेट क्या था, आज पॉलिसी रेट क्या है, आप उससे कंपैरिजन करें। उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी मेरी, तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव नहीं रहा। पहली चीज़ ये। दूसरा, लोगों ने जो FTA साइन किए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हमारे कंपिटिटर्स ने, उससे भी हमें एक थोड़ा नुकसान हुआ। अब आप देखें, चीज़ ये है कि जिस यूरोपियन कम्युनिटी ने जो हमारे पड़ोसी मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है उसका FTA का, वो यूरोपियन कम्युनिटी को बहुत भाता है और उन्होंने पूरा एक्सेस दिया हर चीज़ का, ना सिर्फ टेक्सटाइल का दिया। हम तो सिर्फ टेक्सटाइल को GSP कहते हैं ना, वो तो हर प्रोडक्ट के लिए उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, देखें, जिसमें आप भी अपने पत्ते खेल रहे हैं, हिंदुस्तान भी अपने पत्ते खेल रहा है। कभी आप जीत रहे हैं, नहीं, हम तो वो भी अपना गेम कर रहे हैं। सर देखें, हर आदमी आप मेरी बात सुने, हमारा देखिए, मैं नहीं, हम कैसे नहीं, आप देखें, हम रीजन के अंदर अच्छे टैरिफ मिले, हमें एप्रिशिएशन भी मिली। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया पे 50% टैरिफ लगा। मेरी बात सुने सर, इंडिया पे 50% टैरिफ लगा। हमने कहा वो भाई हम पे तो 19 लगा, हम तो बहुत अच्छे हैं अमेरिका से। अमेरिका ने जब देखा कि यूरोपियन कम्युनिटी से इंडिया ने FTA साइन कर लिया है, वो बहुत सीखपा हुआ और फाइनली ट्रंप साहब ने खुद फैसला किया और उनका जो टैरिफ 18% कर दिया। नहीं, लेकिन इंडिया ने दोनों लड्डू खा लिए। इंडिया ने भी गिव इन किया, उसने कहा मैं तेल आपसे भी खरीदूंगा। नहीं, आपसे भी खरीदूंगा, लेकिन वहां से बंद नहीं करूंगा। देखिए नहीं, ये वाली बात, ये वाली बात, हाँ, ये वाली बात हम जुज़वी तस्लीम कर रहे हैं आपकी, क्योंकि बात यह है कि हिंदुस्तान ने तो इस मुतालिक वो मौक़िफ़ अपनाया है, जैसे आपने बताया कि वो वहां से शायद लेते रहेंगे, लेकिन अमेरिका शायद ये तासुर दे रहा है कि वो वहां से अब नहीं लेंगे, वो यहां से। देखिए एक चीज बताऊं, हमारे जहन में जो बात है, इंडिया की एक्सपोर्ट US में है $20 बिलियन, ठीक है, और वो सस्ता तेल लेके $650 बिलियन बचाता है अपने मुल्क के लिए। उसने $20 बिलियन की जो एक्सपोर्ट थी US को सेक्रीफाइस करी और $50 बिलियन की मार्केट ले ली यूरोपियन कम्युनिटी के साथ। और जब अमेरिका ने देखा तो वो फौरन नील डाउन हुआ और 18% टैरिफ कर दिया कि भाई ये क्या हुआ यार, ये तो मसला हो गया हमारे लिए। ये होती है इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए ये है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। उन्होंने थ्रू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या अचीवमेंट्स किए इंडिया ने, क्या हमारे जो हमने कुछ नहीं किया। देखिए हमें क्या बात नहीं, देखें, हमने अमेरिका का साथ दिया, हमें अमेरिका से नेगोशिएट क्या करना चाहिए था, बजाय एक्स्ट्रा टैरिफ लेने के हम कहते भाई हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस दो कम से कम 3 साल के लिए। हमने आपके लिए इतना आपका हम लाए हैं, हम सब कुछ मान रहे हैं आपकी बात को। हम फिर कहते हैं कि हाँ यार, हमारे जो नेगोशिएटर हैं उन्होंने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस लिया है फॉर 3 इयर्स, फॉर 5 इयर्स टू US मार्केट। ओके, ड्यूटी फ्री नहीं, ड्यूटी, मैं टैरिफ की बात नहीं कर रहा, टैरिफ तो हम पे लगने नहीं चाहिए था। फिर हमें टैरिफ नहीं, ये आपके ताजिरों की वजह से हुआ। गौर से सुनिए, ऐसा नहीं, आपके ताजिर कन्विंस नहीं कर पाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए अमेरिका का उसूल सिंपल है, आप उस पर 0 टैरिफ करेंगे, वो आप पे 0 टैरिफ करेगा या कम से कम टैरिफ लगाएगा। आपकी तो कोई इंपोर्ट ना होने के बराबर है US से, सिवाय कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स में जिनका मैं टीवी के ऊपर मेंशन नहीं करूंगा। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि कहां आपके पास इंपोर्ट है, आप 0 कर देते हो उससे। आपका क्या जा रहा है, आप मुझे बताएं कौन सी अमेरिकन प्रोडक्ट्स आप यूज। ये 0 कौन करेगा? ये आपके ताजिर कन्विंस करेंगे ना। अरे यार, जो जाके बोल रहे हैं कि IPP के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, हमारे इंटरेस्ट रेट कम कर दो, हमारे टैक्स कम कर दो, वो जाके बोले जाके। नहीं, देखें, ये जो पॉलिसीज है ना, ये गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है, ताजे जाके नेगोशिएट नहीं करता। जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे हैं वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे, देखिए जहां ताजरों आपकी को बिजनेस कम्युनिटी में किसने आवाज उठाई कि हमारी सबसे बड़ी मार्केट नॉर्थ अमेरिका है, आप उनको 0 टैरिफ करें? सबने, देखिए सुना, मैंने एक आधा बयान सुना है, ऐसी बात देखिए ऐसी बात नहीं है, सब कहते हैं। बात ये है कि आपने नेगोशिएट करना है। मैंने एक दफा खुद US एम्बेसडर से बात की थी, ऑनेस्टली, एक यहाँ डिनर पे आया था, उससे बोला यूएस गवर्नमेंट शुड टॉक टू अस। आप तो चलो आपने कह रहे हैं, मैंने उनसे ये कहा कि एक्सीलेंसी एटलीस्ट यू कैन कन्वे दिस मैसेज टू योर गवर्नमेंट। बोला आपकी गवर्नमेंट हमसे बात करे तो हम आगे बात करें ना। अब देखिए पॉलिसीज ताजर नहीं बनाते, ये बनाएगा पॉलिसी कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो चैंपियन समझते हैं अपने आप को, कभी भी स्टेक होल्डर को साथ नहीं बैठाते। वो समझते हैं मकले कुल है, हम तो कुछ खुद करेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग मुझे बताएं, क्या हम 0 टैरिफ उनको ऑफर कर सकते हैं? टेक्निकली क्यों नहीं कर सकते यार? हमको आता क्या? आप कभी आपने कहा हमारा ऊपर आता क्या, बताइए। ऑटोमोबाइल में वो बहुत सारी चीजें ऐसे करने की, क्यों नहीं कर सकते हम?
लेकिन चीज क्या है कि आपने अपनी ऑटो सेक्टर चाइना के लिए खोली है, तो क्या आप अपनी ऑटो नहीं खोल सेक्टर सकते? अमेरिका के लिए नहीं खोल सकते? क्यों नहीं खोल सकते? आपको भी पता है कि वहां पर सप्लाई गलत मौजूद है। जो हम मोटर कंपनी ओनर्स को देखते हैं वो तो टॉप के हैं ना, बिल्कुल। जो 5th 6th नंबर के ऊपर उनके आते हैं, उनके पास सप्लाई गलत है, उनका माल नहीं बिक रहा, और वो बड़ी इजीली उसको आपके मुल्क के मुताबिक, आपकी सड़कों के मुताबिक कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट रेंजेस को, सबको नहीं, कुछ। लेकिन अगर आप अपने मुल्क के अंदर, मुझे सच बताएं, आप उनकी हैचबैक की मार्केट छोटी है लेकिन वो बना सकते हैं, छोटी गाड़ी जिसे बोलते हैं। जैसे आपके पास आ रही ना, एक तो आपके पास की कार्स आ रही हैं 660 सीसी वाली, 1000 सीसी से कम, इसकी कैटेगरी एक उनके पास भी है, वो मैन्युफैक्चर कहीं और करते हैं। दूसरा ये है कि अब तो आप डालों के बड़े शौकीन बन गए हैं। आपका मुल्क, हर बंदा कहता है मुझे 4x4 चाहिए, तो अमेरिका के अंदर ये स्मॉल, इसको सबसे स्मॉल कहते हैं, ये जिसको आप अपने यहाँ बड़ा टाइगर डाला समझते हैं ना, ये अमेरिका के अंदर छोटा सा तस्वुर किया जाता है। एक मैं वैसे बता रहा हूँ, उनके जो होते हैं ना वो फोर्ड की गाड़ियां, जब 150, 350, 650, उनका तो ऐसे लगता है सड़क के ऊपर कोई बड़ा ट्रक आ गया। तो आपके पास है ना मार्केट, आप करें उनके लिए जीरो। देखिए वो अगर जीरो नहीं कह रहा, उतनी कर दें जितनी दुनिया के साथ है, उससे कम कर लें आप उसको। अगर आपने एक्सेस 5% कर दें। देखिए अब जापान है, आप कर ही नहीं रहे, आप करें तो हमें जो मुल्क अपनी ड्यूटी फ्री एक्सेस दे, हमें उसका ड्यूटी फ्री कर देना चाहिए। देखिए बात यह है कि अब अगर कोई मुल्क नहीं कर रहा, अगर दूसरे मुल्क जापान ने, कोरिया बोले यार आपने उनके हमारे लिए क्यों नहीं, तो भाई आप भी हमें ड्यूटी फ्री दे दो एक्सेस भाई अपनी जगह का। बात यह है कि हमें अपना फायदा देखना चाहिए ना, अपने मुल्क का फायदा देखना चाहिए। जापान की मार्केट एक्सप्लोर ही नहीं की सर, नहीं जापान की मार्केट एक्सप्लोर ही नहीं की। आपको खुद पता है कोरिया की मार्केट कितनी बड़ी, हमने एक्सप्लोर ही नहीं की ना। उसकी रीजन क्या है? देखिए एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। देखिए अगेन वही आता है कि जो हमारे नेगोशिएटर्स हैं, एफटीए की टॉक्स अभी शुरू की हैं कितने सालों के बाद जाके, जब दुनिया खत्म होती जा रही है, अब हम जाके उठ जागे हाँ यार इनसे एफटीए की बात करो। जब मार्केट की सैचुरेशन होती जा रही है मार्केट में, है ना, सैचुरेशन आ गई, हर जगह उनके पास लोग पहुंच चुके हुए हैं, अब आप कहते हैं अब हम एफटीए साइन करें। देखिए आपको मार्केट जब एक्सेस मिलता है तो अपनी मार्केट बनाते हो आप। इतनी बड़ी ट्रेड मार्केट से आपके पास दो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है, मलेशिया और इंडोनेशिया हमारे सबसे बड़े इंपोर्ट पार्टनर्स में से आते हैं। बिल्कुल, हम उनसे, देखिए हम क्या बेच रहे हैं उनको बताएं मुझे, क्या बेच रहे हैं उनको। $4.8 बिलियन का हम पाम ऑयल सिर्फ इंपोर्ट करते हैं जी, ठीक है ना, इनवॉइस में जो भी उसके अलावा जो है वो छोड़ दें। अच्छा अब देखिए, लेकिन इंडोनेशिया, इन मलेशियन कंट्रीज को अगर हमने छोड़ा, वहां पर चाइना के इतने स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, क्योंकि चाइनीज वहां पर करीब है, वहां से ग्रिप है उनकी वहां पर। कई ममालिक में चाइना है, सेकंड ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो पाकिस्तानी को वहां जब तक हम नहीं जाएंगे सेकंड ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। हम क्या कहते नहीं यार छोड़ो, वो वहां चाइना है। भाई आप जब तक मुकाबला, क्योंकि हमारे अंदर मुकाबले की सलाहियत नहीं है, हमारे अंदर पॉलिसीज नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है, हम प्राइसेस को कम्पीट नहीं कर सकते। इंडोनेशिया सबसे पॉपुलस मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ये बिल्कुल है, उसकी इनहेरेंट डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस वक्त इंडोनेशिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। अब पाकिस्तान उनको इकोनॉमी तस्वुर ही नहीं कर रहा है ऐसी, उनकी मार्केट ऐसी है, सारी दुनिया वहाँ भाग रही है इंडोनेशिया की तरफ, हम वहाँ जा नहीं रहे, हम मंगा रहे हैं उनसे पाम ऑयल। आप मुझे बताएं, इतना इंटेलिजेंट मुल्क है इंडोनेशिया कि उन्होंने चंद साल के अंदर मलेशिया का कंपेटिटर बन गया पाम ऑयल के अंदर। आप क्यों नहीं ऐसी चीज़ें सोचते? मेरा सवाल है ये। देखिए मलेशिया तो एक जंगल है, उन्होंने भी पाम ऑयल पहले नहीं थे वो, ये उन्होंने बाद में सोचा कि इस जंगल में पाम ऑयल उगा लेते हैं। देखें वो जंगल था, आपको पता है, जहां पाम ऑयल उगाया है। आप देखें जब उन्होंने क्या किया, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें सर, पाम ऑयल के लिए कितना इंसेंटिवाइज किया, किस तरह वो सपोर्ट करते हैं उसको। उनके गवर्नमेंट के देखिए डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हुए हैं उसको प्रमोट करने के लिए। क्या हमारा कोई ऐसा अदारा किसी ममालिक में बैठा हुआ कहीं जगह? एग्रो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने देखनी है, आप मलेशिया इंडोनेशिया में देखिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। लेकिन हम लोग देखिए ना हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है चीज़ों के लिए, ना हमारे कई ताजर हजरात उस तरफ देखने की गवारा करते हैं। ठीक है, हमारा जो फोकस रहा हमेशा से यूरोप अमेरिका रहा। मैं ये नहीं कहता यूरोप अमेरिका नहीं करना है, मेरे मुल्क का जहां फायदा हो, जहां मेरी एक्सपोर्ट हो सकती है, जहां मैं बेहतर फायदे ले सकता हूं, मुझे उस मुल्क को एक्सप्लोर करना है। महातीर मोहम्मद को मुबारकबाद और सालगिरह की मुबारकबाद देने के बजाय उनकी पॉलिसियां भी सीखें। जी जी जी, मेरा ये कहना है, ऐसे ही है। देखें उसने कहा कि ये मुल्क मेरा जो है ना, ये जंगल है, इधर मैं क्या कर सकता हूं। उसने, वो खुद इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्होंने बाहर से एक्सपर्ट बुलाए, उन्होंने कहा इस जंगल के अंदर आप पाम ऑयल उगा लो।
उन्होंने बोला ये 2 जंगल हैं सबा सारावाक, इन जंगल में हम जाते नहीं, यहाँ पे कबायली लोग मिलते हैं रहते हैं, हमें मसला है। उन्होंने कहा यहाँ पे तेल निकला, ये पेट्रोनास मलेशिया की ये मादनी तेल की कंपनी है। यस, उस जजीरों के ऊपर आम पाकिस्तानी नहीं जा सकते बगैर परमिट के। ऐसा ही सबा सारावाक वगैरह में ना हम लोग घूम फिर नहीं सकते वहाँ पे। तो मैं वैसे बता रहा हूँ, इंडोनेशिया वालों ने सोचा यार ये मलेशिया वालों ने तो अपने मुल्क में चांदी की हुई है, जनाब कुआलालंपुर को ऐसा बना रहे हैं वैसा बना रहे हैं, हम भी पैसे पकड़े। उन्होंने भी कहा ये वाला पेड़ हम अपने मुल्क में भी लगा लेते हैं, मौसम एक था। उन्होंने भी नोटू कमाया। हम क्या कर रहे हैं, रेगिस्तान में जाकर पाम ऑयल के दरख्त लगा रहे हैं। अच्छा, वो दोनों भी बड़े होशियार हैं, हमें बीज दे रहे हैं, करें लो जाओ करो। वो भी खेल रहे हैं हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रेगिस्तान में वो दरख्त उगाएंगे जो बारिशों में उगता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो सिंधड़ी आम का बीज लिया और जाकर उसे लगा दिया मलेशिया में। भले अब ये फल देगा। भाई सिंधड़ी आम सिवाय सिंध के और कहीं नहीं उगेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ के मौसम और इसकी मुनासबत से ये है। इसी तरह वो पाम ऑयल का बीज, ये पाम ट्री होती है बेसिकली, पाम ऑयल तो नहीं होता, इसका जो बीज होता है उससे तेल निकालते हैं। तो ये बेसिकली खजी जैसा होता है। खजी जैसे हमारी खजूर की खजी निकलती है ना, ऐसी खजी होती है दरख्तों पे, उसको निकालते हैं, निकाल के उसको छांटते हैं, छांट के साफ करके उसका तेल निकालते हैं। ये इंसान की कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये मैं बता दूं। ये इंसान की कंजम्पशन के लिए नहीं, मॉडिफाई किया है इसे। इंसान जिससे देखें, मैं आपके पास नेमत मौजूद, बुरा ना मानना, आपके पास सूरजमुखी की नेमत मौजूद। दुनिया में लोग तड़पते हैं सूरजमुखी का तेल खाने के लिए। आप सूरजमुखी का तेल निकालो, नहीं वो काम नहीं करना, मलेशिया वाला पाम ऑयल वाला। दूसरी बात सुने सर, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में दूसरा तेल जो लोग मरते हैं जिसके लिए, कॉर्न ऑयल। आपके यहाँ मक्की इतनी ज्यादा होती है, आप निकालो कॉर्न। नहीं हमें मलेशिया वाला वो चाहिए, हाँ वो पाम ऑयल नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा चलो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं रहा, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है कॉटन का। आपके मुल्क के अंदर आप उसे कचरा समझते हैं, कैनुला बिल्कुल, उससे तेल निकाले। नहीं हमें मलेशिया वाला पाम ऑयल चाहिए। जैतून का तेल लग्जरी है। आप जैतून का तेल निकालें, लग्जरी है, नेमत है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप 25 करोड़ लोग हो, सुबह शाम तेल ठूंसते हो और पकोड़े भी तेल में बनाते हो। ऑलिव ऑयल में पकोड़ा नहीं बन सकता। सॉरी, इस कौम को मैं बताना चाह रहा हूँ, जैतून के तेल में ये पकोड़ा नहीं बन सकता भाई, आपका पकोड़ा नहीं बनेगा। इसके लिए एक और चीज़ बताऊं, एक और बड़ी अच्छी आपके पास नेमत मौजूद। दुनिया मरती मूंगफली के तेल के लिए। आप बोलते हैं मूंगफली का तेल गरीब लोग खाते हैं, इतना हल्का, अच्छा, मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स होते हैं। आप ये क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं? आपके पास हैं सारी चीज़ें, वो नहीं करेंगे। वहाँ से पाम ऑयल का हमें बीज भेजो, पाम ट्री। अच्छा देखें, इसके लिए क्या है, हमें एक अवेयरनेस जो प्रोग्राम है ना, अवेयरनेस जो लोगों को देने के लिए, ना सिर्फ ये कंज्यूमर को बल्कि जो इन्वेस्टर्स हों, हम गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हों जो ट्रेडिशनल चीज़ें हट के है, ये बिल्कुल गैर रवायती चीज़ें हैं ना, कि भाई आप इसका तेल बनाएं, उसकी ऐसे इंसेंटिवाइज किया जाए इंडस्ट्री को लगाने के लिए कि लोग उस तरफ जाएं, अट्रैक्शन हो। देखिए हमारा इंपोर्ट का बिल कैसे कम क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं $4.8 बिलियन का इंडोनेशिया से पाम ऑयल ले रहा हूँ और $1.8 बिलियन का मैं मलेशिया से ले रहा हूँ, तो ये $6-7 बिलियन तो मैं बचा सकता हूँ ना अपने में। मैं अपने मुल्क में उन चीज़ों को क्यों नहीं तरवीज करता जो मेरे मुल्क में अपने उगती है? उसके लिए गवर्नमेंट को देखिए एक टास्क कमेटी हो, वो ये गौर करे कि ऐसी कौन सी गैर रवायती चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और फिर उसकी बाकायदा तशहीर की जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जाएँ, इन्वेस्टर्स को बुला के बताया जाए कि हम आपको ये नर्सरी अगर लगाएंगे, हम आपको ये आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें लोन फ्री यूँ होगा, ये होगा, वो होगा, छोटी सी नर्सरी लगाना शुरू करें। देखिए सारे काम हो सकते हैं। हाँ, मुझे बताइए, ये अरब रेगिस्तान है जी, अरब रेगिस्तान है, उन्होंने खजूर के आइटम को खाली पकड़ लिया जी। आप जहाँ जाएं खजूर की हर चीज़ उन्होंने बनाई हुई है वहाँ पे। खजूर से आटा भी बना रहे हैं, खजूर का भी तेल निकलता है बाय द वे, लेकिन वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। खजूर से पता नहीं कितने आइटम बनाते हैं, वो ड्रिंकिंग के आइटम बनाते हैं, खाने के आइटम बनाते हैं।
हैं, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आप क्यों नहीं करते? वैल्यू एडिशन की बात करते वैल्यू एडिशन, मैंने वही ना वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट की। देखिए आपने अगर अगेन वही IMF से लिंक करने वाली बात है कि भाई हम जब तक अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट, ठीक है, हम रेवेन्यूज फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर पाएंगे। हमें एक्सपोर्ट को हर हाल में बढ़ाना है। जैसे मैं इन नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि किस तरह हम बढ़ाएं और किस तरह हम इंपोर्ट जो सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने बात की, किस तरह इंपोर्ट का बिल हम किस तरह घटाएं। ऐसी वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो हम मुल्क में दूध पैदा करने वाला भैया, दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क जो है, उसके यहाँ चीज की प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां कहाँ हैं? आप मुझे बताएं। देखिए ना, पनीर इसकी कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ है प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ है? देखें अब मैं आपको बताऊं, जो एक्सपर्ट लोग हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जितने यूरोपियन कंट्रीज बनाने वाले हैं, आप उनके एक्सपोर्ट का भी देखें, $1 डॉलर की इकोनॉमी है। अच्छा आप देखें, आप उनको इंसेंटिवाइज करें कि हमारे मुल्क में लगाओ, दूध हमारे पास है, हम जगह आपको फ्री देते हैं, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, पनीर बनाओ, हम भी टेक्नोलॉजी सीखेंगे और यहाँ से आप री एक्सपोर्ट करो। भाई देखो, उनको भी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम पड़ेगी एंड दे कैन इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट एज वेल। तो हम टेक्नोलॉजी लेने के लिए, सीखने के लिए ऐसे तमाम दूध बनाने वाला 5वां बड़ा मिल्क, ये बताइए मक्खन की कितनी फैक्ट्रियां? दूध बनाने वाला 5वां बड़ा, आटा बनाने वाला 6वां बड़ा मिल्क। देखिए ये बातें करने से सारा कुछ थोड़ी होगा सर। ये मुल्क जो है इंपोर्टर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है एज कंपेयर टू आप मक्खन का ब्रांड बार का इस्तेमाल कर रहे हो। दूध बनाने वाला 5वां बड़ा मुल्क हो आप, तो आपके मुल्क के अंदर तो भाई जगह जगह पर डेयरी प्रोसेसिंग की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होनी चाहिए। शर्म वाला मुकाम है ना हमारे लिए। आप मुझे ये बताएं कि आप अभी जर्मनी का जिक्र आ रहा था, एमटेक्स का जिक्र कर रहे थे। जर्मनी के अंदर सिर्फ चीज की इकोनॉमी आप उठा लें ना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। यूरोप के अंदर हर मुल्क एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहा है कि चीज कौन ज्यादा अच्छी बनाता है। ऐसे ही। और आपको मजे की एक बात बताऊं कि इतना इसका वो चढ़ गया उन पे जोश। अच्छा, अमेरिका तो ठंडा मुल्क नहीं है ना, सारा अमेरिका पूरा ठंडा मुल्क नहीं है। वो क्यों चीज की दौड़ के अंदर शामिल हो गया? बोलता है कि मैं यूरोप को भी बीट करूंगा उसमें। आपको पता होगा रोज टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा है वो। यस तो आप क्यों नहीं ला रहे? नहीं, हमारा देखिए विजन, हमारा देखिए अगेन वही है अली भाई, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं हमारे पास, विजन नहीं है किसी का भी। ये मसाइल ये हैं हमारे कि भाई हम उस जगहों पे काम नहीं करते। हमारा मुल्क के लिए सिंसेरिटी चाहिए सर, ऑनेस्टी चाहिए, नई चीज़ों को, नॉन ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे लाने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंडस्ट्री को अपनाने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। देखिए हमें स्पेशल जोन बनाए उन जगहों पे ज़्यादा जहाँ दूध होता है, वहाँ ऐसे उनको बोले अगर आप यहाँ लगाते हो। सर ये वर्बली हमारे लोग कहने के बजाय आप मेरा ऐसा ख्याल है कि आपकी तजवीज़ पे अमल करना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए डेयरी के लिए। जी, मिल्क कंजम्पशन अकेली नहीं है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इस मुल्क के अंदर कितना दूध हम ज़ाया करते हैं, टन्स एंड टन्स, सब्र नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि दूध का स्टेल होने की परसेंटेज बहुत हाई है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है ना, पुराना हो जाता है। आपके ख्याल से ये सब चीज़ें, दही क्या करता है, यानी योगर्ट या कर्ड, ये क्या करता है, उसकी शेल्फ लाइफ को 2-3 दिन बढ़ा देता है। सही। चीज़ क्या करता है, उसकी शेल्फ लाइफ को महीनों सालों बढ़ा देता है। इसीलिए यूरोपियाई ममालिक क्या करते थे, हमारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे, वहाँ पे सर्दियाँ सख्त होती हैं, तो जब जानवर दूध दे रहा है तो टाइम के ऊपर दूध को ले लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, कोई पाइप उसकी वो बना ली वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, और वो संभाल के रख ली ताकि उन मौसमों में जब खुराक मैसर ना हो ये मौजूद। चीज़ में बड़ी न्यूट्रिशन है। मैं आपको बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अनफॉर्चुनेटली वो देखें ना, बात वही है फिर कि देखिए हम इन तमाम जो बातें कर रहे हैं सर, ये अगर हम करें तो हम IMF के चुंगल से निकल सकते हैं। देखिए हमें IMF को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से जाके लबन के डब्बे खरीद रहे हैं जी, यहाँ के लाते हैं, लबन के डब्बे खरीद रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में कच्ची लस्सी बनाने के लिए हजार अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा बताएं, आपके मुल्क के अंदर कच्ची लस्सी का प्लांट कहाँ है? कोई भी नहीं है। जा रहे हैं कच्ची लस्सी खरीद रहे हैं मार्केटों से। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए विजन की कमी है सर, विजन की कमी है, ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों की विजन की कमी है। नई इंडस्ट्री, नई प्रोडक्ट में नहीं जाते, उनको वही ट्रेडिशनल प्रोडक्ट चाहिए जो चल रहा है सिलसिला, उसकी भी ख़ास लिमिट होती है एक्सपोर्ट करने की, बनाने की, करने की, मार्केट की। तो हमें प्रॉब्लम देखिए, सारा जो प्रॉब्लम है वो कच्ची लस्सी, तासीर ठंडी, तेजाबियत के दुश्मन। तेजाबियत आपको होती है, लोग आज भी कहते हैं पानी में दूध डाल के ला दो, पानी में दूध डाल के ला दो। सर कच्ची लस्सी आप मुझे नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं इस मामले में। सर आपके मुल्क में एक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है और आप इंपोर्ट कर रहे हो अरब ममालिक से।
उनसे कच्ची लस्सी मंगवा रहे हो। दिल तो चाहता है लेकिन क्या करूं, बोल नहीं सकता। फैमिली शो है, फैमिली शो है, क्या बोलूं यार। लब्बन के डब्बे जाके खरीदते हैं वहां पे, ऐसा ही है। साथ में खाते वो चिकन की बोटियां इन्फ्यूज्ड, वहां वाले जो वो कहाँ अरब ममालिक के अंदर है ना फूड आउटलेट, और साथ में लब्बन का डब्बा लेके खा। यार फिर गुस्सा नहीं आएगा क्या? सर मैं आपसे जानना ये तो मैंने एक सेक्टर आपका पिकअप किया है, आप बोले हाथ लगाएं मैं आपको सेक्टर बताऊंगा। हमारे पास बहुत सेक्टर्स हैं। देखिए प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बात नहीं करती, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनती जो काम की बात बताएं। उनको ये होता है कि यार जो रवायती चीज़ चल रही है उसमें हाँ हाँ करते जाओ, उनका भी काम चले। नया काम शुरू करेंगे उनको काम करना पड़ेगा, उनको रिसर्च करनी पड़ेगी। हम तो उनको रिसर्च भी देने को तैयार हैं। बात ये है कि भाई आप सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर दो भाई, आप उस चीज को हम तो मेरा शहर सरगोदा है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ किन्नू, बिल्कुल मैंड्रिन। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर कि प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह आपने लगा लिए, इंडिजिनस ब्रांड आप नहीं डेवलप कर सके। उसकी वजह यह है कि तालीम याफ्ता बच्चों को आप आगे ला नहीं रहे। फल सब्जी फ्रूट वाले लोगों को आप ले आए इस काम के लिए। देखो फल सब्जी फ्रूट वाला रेडी पे जरूर बेच सकता है, हाँ टमाटर प्याज किन्नू है सेब, उन लोगों से आप ब्रांड नहीं बनवा सकते। नहीं बुरा ना माने, मैं क्लियर बात करता हूं, मुंह पे बात करता हूं। आपके मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड तो फॉरेन ब्रांड है जूसों का, आपका इंडिजिनस ब्रांड तो बिकता ही नहीं कोई, क्योंकि सारे फल फ्रूट मंडी वाले सब्जी वालों को सारों को आपने बिठाया हुआ ये काम करने के लिए। ओ भाई यूथ को आगे लाओ, एजुकेटेड लोगों को आगे लाओ। नहीं लाएंगे ना सर, बात है ना, उनको लाओ जो साइंटिफिक ट्रेंड पर ये काम करें, मार्केट सर्वे करें। आप मुझे बताएं, गोरों को परेशानी, आप भी जाते होंगे बाहर के मालिक में, कहते सर फ्री सैंपल टेस्टिंग, पाकिस्तानी तो वहीं खड़े हो जाते, डब्बे पे डब्बे खाली कर रहे हैं। भाई वो आपसे चेक करवा रहे होते हैं कि टेस्ट सही है कि नहीं, एक बात कर रहा हूं, फिर वो आपसे पूछती भी है कैसा लगा आपको। कोई कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा तुर्श है। पाकिस्तान में ब्रांड नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं दुनिया में एक ऑरेंज जूस का बहुत बड़ा ब्रांड है ट्रॉपिकाना, आपने भी देखा होगा, वो तुर्श है, तुर्श है, और उसकी मांग ही इसीलिए कि वो तुर्श है। अब वो कुदरती फ्लेवर से तुर्श है या नहीं कोई नहीं पूछता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि साहब इससे बिल्कुल नेचुरल ऑरेंज का फ्लेवर आता है। उन्होंने टेस्टिंग की है ना सर, उनका आपको पता है कितना, मैं अगर आपको बता दूं कितने लीटर उनके बिकते हैं ना तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मुझे बताएं आपके मुल्क में क्यों नहीं है? आपके मुल्क का इंडिजिनस ब्रांड नहीं, फॉरेन ब्रांड आपके मुल्क में ज्यादा बिकता है। मैं आपको हाँ उसकी रीजन देखिए, ऑरेंज जूस क्वालिटी भी देखिए। हमारे यहाँ बदनीयत लोग हैं, चोर लोग हैं, जूस बनाएंगे भी ना। आप देखें जो लोकल जूस बना भी हुआ है, आप उसको किसी भी सूरत में कंपैरिजन नहीं कर सकते उस इंपोर्टेड के साथ। अब गल्फ फूड में जा जाके दिखा रहे हैं हमने बनाया नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा। उसकी वजह ये ना कि देखिए जब आप नीयतें खराब हो, आप वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, आप मैच ही नहीं कर रहे हो, आप उसके करीब ही नहीं जा रहे हो बनाने के लिए। आप तो फ्रूट में चोरी कर रहे हो, आप सिर्फ फ्लेवर डाल रहे हो। आप जितना भी पैसा बना सकते हो कोशिश करते हो कि यार कम से कम ये पैसा लगे, कॉस्ट और ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएं उसके ऊपर। तो इस तरह काम नहीं होता है। आपको अगर उसका कंपैरिजन ट्रॉपिकाना का बनाना है तो आपको वैसा ही मैच करना होगा। आप पल बेच सकते हो, आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, बनाएंगे आप नहीं, अगर आप पल बेचेंगे आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। आपके मुल्क का तो ब्रांड होना चाहिए भाई। आप बातें कर रहे हो हम इसका ब्रांड बना लें, हम उसका ब्रांड बना लें। आप अपने मुल्क के अंदर लेदर का ब्रांड नहीं बना पाए हो इतने साल गुजरने के बावजूद। मैं आपको बोल रहा हूं इन बड़े बड़े डिजाइनर्स को पाकिस्तान बुलाएं, इनका एक एक बैग लाखों डॉलरों का बिक रहा है। सर बात ये है अली भाई, एक और चीज़ समझें आप, हमारे पास जो लेदर के काम करने वाले हैं, आप टर्किश लेदर के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम वो मशीनें नहीं लाते, हम वो टेक्नोलॉजी नहीं सीखते, वो कहते नहीं हम नहीं कर सकते। वो देखिए जो पुरानी मशीन चल रही 50 साल की उसी से कमाएंगे, नया नहीं लाएंगे क्योंकि वो उसी में खुश हैं। ठीक है, चीज ये कि पैसा लगाना नहीं है, पैसा सिर्फ कमाना है बस। नहीं तो फिर वो चाइना ने नहीं बढ़ पाती, चाइना खा गया ना चाइना के पास, इसीलिए खा गया ना सर। चाइना क्या, चाइना नेचुरल की भी खा गया, चाइना आर्टिफिशियल की भी खा गया। चाइना ने आर्टिफिशियल भी ऐसा बना लिया है कि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट को आप छुएं महसूस करें आपको लगेगा लेदर पहना हुआ। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है एक्चुअली लेदर से, उसकी वजह होती है उसकी स्मेल या उसकी फील। तो उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल लेदर ऐसा बनाया, यकीन करें टच एंड फील ऐसे जैसे ओरिजिनल हो, और वो बिक रहा है। दे आर वर्ल्ड लीडर्स अभी भी। आप देखें चाइनीज बैग, मैं तो एक देखें, मैं असल में फारूक साहब मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं आपको सच बताऊं, ये वसाइल का ढोल पीटने के बजाय जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं हम उनको बेहतर यूटिलाइज कर लें। मैंने तो यकीन करें देखा, ये
आप लोग समझते हैं ना गेहूं या ये जो व्हीट या ये आप बाहर के ममालिक में जाएं, उन्होंने इतने बाई प्रोडक्ट्स इससे बनाए हुए हैं कि आप हैरान हो जाए। मैंने उनको गन्ना दिखाया, वो कह रहे हैं साहब हम गन्ने से एथेनॉल बना रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क बना रहा है। वो कह रहे हैं 5-10% ब्लेंडिंग करो तो आपकी सेविंग हो जाती है। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे मुझे बताएं। विजन की कमी ना, मुश्किल है फारूक विजन की कमी। देखिए विजन की कमी है, मेहनत करनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं, वो काम नहीं करना। हमें ये देखना है मुझे ब्यूरोक्रेसी में रह के कि मेरी अगली पोजीशन क्या होगी, मुझे ये कैसे पूरा करना है, मुझे बाहर कौन से मुल्क में जाना है, मुझे क्या करना है। काम के लिए कोई काम करने को तैयार हाउ नहीं इट है। इज पॉसिबल अ कंट्री दैट हैज सच ए हाई प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन एंड सच ए हाई प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न is not doing anything on ethanol. कोई वैल्यू एडेड चीज नहीं My ना। question. Our country is importing billions of dollars worth of petroleum products. यस, What is the impediment in going for ethanol? What is the impediment in going for biodiesel? Do you know? Willingness. Our neighboring country is working on biodiesel. ब्राजील को देखें ना, दुनिया का सबसे बड़ा Leader in this. हाँ, लीडर इन दिस, बोथ में। आप देखिए बायोगैस में भी, एथेनॉल में भी, हर चीज़ में वो अपना Why गन्ना, not? दुनिया का सबसे बड़ा चीनी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है वो उस गन्ने को पूरा इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? विजन की कमी, विलिंगनेस की कमी, ये इंपेडिमेंट्स है हमारे पास। हमारे पास और इंपेडिमेंट नहीं है कोई, सिर्फ विलिंगनेस की कमी है और कुछ नहीं है। और ये दूर कर ले तो आप सब काम हो सकते हैं हमारे मुल्क में। क्यों नहीं हो सकता? आपको मैं बताऊं, इंटरनेशनल रिसर्चर आए पाकिस्तान, फारूक अफजल साहब, भुट्टो साहब के दौर में, उन्होंने बताया कि आपके मुल्क में जितनी गोबर है ना, ये गोबर गैस बनाए तो आपका मसले हल हो जाएंगे। जगह जगह गोबर गैस के प्लांट है पाकिस्तान में, कागज पे। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूं? आप उठा लें कागजात। ऐसा ही है, बगात, बायोगैस। अच्छा, ये बायोगैस करते भाईजान, ये गोबर गैस है, गोबर गैस। इसके प्लांट लगे बाकायदा, गोरों ने आकर आपको प्लांट दिए, बोला भाई इसी से बना लो गैस। इत्तेफाकिया तौर पर आप कहते हैं सुई गैस। आपको पता है इस मुल्क के अंदर कितनी, ये बोलना नहीं चाहिए, मायूब लगता है, लेकिन ये जो एनिमल मैन्योर होता है, इसको अगर आप रॉट करने दें, वैसे तो इससे फर्टिलाइजर भी बनता है नेचुरल, Yes. लेकिन इससे कुदरती गैस बनती है। ये कितने काम आ सकता है। सोलर के लिए आंखें आपकी अभी जाके खुली, आपने एक भी, इतना गुस्सा आता है मुझे फारूक अफजल साहब। 17 वो क्या कह रहे हैं, ये क्या मेजर है इसका, जो मेगावाट से भी ऊपर का होता है एक, वो आपने मंगवाई, यानी 16,500 मेगावाट से ज्यादा के आपने पैनल मंगवा लिए। ये आपकी नवंबर की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा था, आपने मंगवा लिया। आपके मुल्क में एक सोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, एक जगह कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा सोलर पे कि क्या होता है ये, सिर्फ इंपोर्ट करके उसे लगा रहे हैं। यार यकीन करो, फैमिली शो है ये, फैमिली शो है, मुंह से बातें निकलेंगी। आपके मुल्क में सोलर की रिसर्च पे आप काम नहीं कर रहे, मुझे पता है। अच्छा, इसमें कोई गिद्दड़ सिंह है, आप मुझे बताएं। अच्छा देखिए, सूरज को रोज हम देखते हैं, इसकी तवानाई को इस्तेमाल कर लें, ये क्या गिद्दड़ सिंह है, मुझे बताएं। कोई देखिए, हमारा एक अलमिया एक और भी है सर। बात ये कि हमारी जो एकेडेमिया है ना, वो भी उस तरह ट्यून अप नहीं है। नहीं, एग्रीड। हाँ, उसमें हमारी जो एकेडेमिया, उसको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऐसे प्रोग्राम या ऐसे कोर्सेज कराने चाहिए एक्सक्यूज मी, कि जिसमें ये सारी रिसर्च हो, जिसके हम बात कर रहे हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो हम उसको जब तक, देखिए हमारे एकेडेमिया को भी साथ मिलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को साथ मिलना पड़ेगा, इंडस्ट्री को मिलना पड़ेगा। ये कैसा नेक्सस है, जब तक हम नहीं बनाएंगे हम ये आगे काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए अगेन विलिंगनेस चाहिए सर, विजन चाहिए इस काम के लिए। वो लोग कहाँ से आए जिनकी विलिंगनेस हो, जिनका विजन हो ये काम करने के लिए। जो आपके डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे, इन्होंने कहा था मैं विजन लेकर आऊंगा, लेकिन आपने पीएचडी बनाऊंगा। आपके पीएचडी ये नहीं बता पा रहे कि एक मुल्क जो दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने इंपोर्ट करने में सोलर पैनल, वो अपने मुल्क के अंदर इंडिजिनसली सोलर पैनल बना ले। पता नहीं किस किस फजूल चीजों के रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं बना हुआ। हाँ, जो कि कंज्यूमर के लिए काम हो, जिसके लिए मुल्क के ज़्यादा मासेस के लिए काम हो, ऐसी रिसर्च हो ना जो मासेस के काम आए। एक्चुअली पाकिस्तानियों के लीडिंग प्रोफेशन जी, परचून किरियाना नंबर 1। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, रियल एस्टेट, ब्रोकरी का काम, इसको उर्दू में नहीं बोलूंगा, ब्रोकरी को उर्दू में बोलें लोग गलत समझ लेते। और अब सोलर का काम। आप मुझे ये बताएं, इन तीनों बड़े प्रोफेशंस के बारे में आपके मुल्क ने तालीम के मुतालिक क्या किया? ना आपके यहाँ रिटेल मैनेजमेंट का कोई कोर्स होता है, ना आप रिटेल शॉप के रन करने का तरीका बताते हो। दुनिया, अच्छा पाकिस्तान की इकोनॉमी सुन लें,
वैसे तो मैं मईशत का मामूली सा तालिब इल्म हूँ, आपके मुल्क के अंदर सबसे बड़े इकोनॉमिक डिसीजन बेटे की तालीम और बेटी की शादी, इसके ऊपर कोई रिसर्च, कोई बात, जीडीपी, टीडीपी, एसडीपी, आईएमएफ, ये क्या सर? असल में देखिए बात देखें, एजुकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दैट, ठीक है ना। अगर हम जो बात कर रहे हैं कि ये एक नेक्सस ऐसा होना चाहिए कि जो एकेडेमिया, गवर्नमेंट, बिजनेस कम्युनिटी, ये मिल के ये सारे डाउन एंड टॉक। हाँ, और ये देखिए इसके लिए बाकायदा एक सही किस्म की टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म की बनानी पड़ेगी, अकाउंटेबल करना पड़ेगा, रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा, बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट्स आए, टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। कराची शहर के अंदर जितने परचून किराने की दुकानें हैं ना, यकीन करें, इनको एम्पावर करना जरूरी है। किसी के पास कंप्यूटर पीओएस नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल, बहुत सारों का इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मुतालिक नहीं पता। आपने इस पे फोकस क्यों नहीं कर रही हुकूमत? उनकी फाइनेंसिंग कोई नहीं है, दे डोंट हैव एनी फाइनेंसिंग, द फाइनेंसिंग दे आर रिसीविंग इज फ्रॉम होलसेलर्स, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स। कोई सोचे इस बारे में। और ममालिक के अंदर, अमेरिका वगैरह में इतना सपोर्ट है इसके बारे में कि आप सोच नहीं सकते। इनको पता हो हमें अपने टैक्सेस किस तरह से फाइल कर रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है इन बेचारों को, कुछ पता नहीं है बेचारों को। देखिए हर एक की दुकान चलानी है उनको एक्चुअली ना। टैक्सेस अगर खुद भरना शुरू कर देगा तो जो टैक्सेशन में बैठे हैं बाहर वो क्या करेंगे? हालांकि ऑनलाइन टैक्सेशन भरने का वो बच्चों की सालगिरहों में जाके लेक्चर देंगे जी कि मुल्क को कैसे ठीक करना चाहिए, एफबीआर को कराची कैसे शिफ्ट करना चाहिए। तो वो जो टैक्स के एक्सपर्ट होंगे नहीं, आजकल एक टैक्स के एक्सपर्ट हैं, वो टैक्स के एक्सपर्ट होने के साथ साथ मौजूए मजहब, इखलाकियात, माशियात, माशरत सब पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है उनका यार? डब्बर, क्या क्या नाम जहन से निकल गया, सॉरी, माजरत, पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ दो ही बुरे लोग हैं, एक मैं और एक वो अदाकारा वो जो ड्रामों में आ रही थी, क्या नाम? अच्छा नहीं बताना, कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं फारूक अफजल साहब। अब मैं आपका, देखिए मैं आपको, लोग बोलते हैं ना, मैं तो आपको ट्रेडिशनल सेक्टर बता रहा हूँ, नॉन ट्रेडिशनल क्या है इसमें आप बताएं। मैंने जितने आपको सेक्टर बताए, आप बोलें कुछ नया लेकर आया, ये तो सब ट्रेडिशनल सेक्टर है। वो ट्रेडिशनल, लेकिन उसको देखिए हम उनको नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं। आपने सूरजमुखी ऑयल की बात की, हमें एक्सपोर्टर होना चाहिए, एडिबल ऑयल का हम इंपोर्टर हैं। तो हमें मतलब ऐसी और बहुत सारे जितने भी ऑयल्स की बात की आपने, देखिए आपको पता है उर्दन में, जॉर्डन में हर घर में ऑलिव के पौधे लगाना मस्ट है। एक सर्टन जो भी घर नया मुबारक चीज है भाई, और वो मुबारक चीज़ है, और उसका ऑलिव खाना कितना देखें आसान हो जाता है कि आप अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया इसका, ठीक है, और ये इंतहाई ताकतवर फल है, खाना भी और इसका ऑयल पीना भी। जब हर घर में लगाना वहाँ कंपलसरी है। फल का खोशा भी खाएं आप, जी वो भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ क्या है कि इस तरह चीज़ें पनपती हैं, आगे बढ़ती हैं। क्या हमारे यहाँ ऐसा किया गया? नहीं है ना सर। हमारे यहाँ वो विजन की कमी है, विलिंगनेस की कमी है, जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट यही है हमारे पास, और इनकॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी नहीं है, विजन नहीं है, और उसके बाद हमारे पास विलिंगनेस नहीं है। तो जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो हमारे लोग भी काम करेंगे, चाहे वो कहता हूं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, आईएमएफ के पास आपको जाना ही ना पड़े। अगर आप अपने ट्रेडिशनल सेक्टर को ठीक कर लो भाई, नॉन ट्रेडिशनल को छोड़ दो। हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है अगर आईएमएफ से बचना है, हमें इंडस्ट्री लगानी है अगर आईएमएफ से बचना है, हमें देखिए नया टैक्स ब्रैकेट में लोगों को लाना है अगर आईएमएफ से बचना है आपको। हमें ये सारी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, देखिए हम उनकी मोहताजी पे रहेंगे। देखिए वो आईएमएफ जो है ना, वो अभी आएगा, अभी देखिए अभी वो आ रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे आपको पता है। हाँ भी आपके गर्दशी कर्जे की क्या पोजीशन है? उन्होंने अच्छा पहले आपके बताइए कि आपने जो नजकारी का वादा किया था उसका कहाँ तक पहुंचा भाई। अच्छा बताइए आपके रेवेन्यू टारगेट क्या है। अब वो जब उसको रिव्यू करेंगे प्रोग्राम को आके, ये सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे। अब हमारे यहाँ हम वादा तो कर लेते हैं, लेकिन उसका तसलसल सियासी वजूहात की बिना पे वो चीज़ें कर नहीं पाते, फिर हमें सुननी पड़ती है उनकी बात। ये ना कि हम ये करना, फिर वो गलत, फिर सवाल यही आ जाता है, फिर वो गलत तो नहीं बोल रहे आईएमएफ वाले, बुरा ना मानो। हाँ देखिए, जो बंदा नजर के सामने पड़ी चीजों को ठीक ना कर सके, एग्जैक्टली वो इस्तिलाहात हम नहीं कर पा रहे। देखिए अगर वो बेसिकली अगर मैक्रो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आपका तो लेके नहीं आ रहे, आपने गर्दिशी कर्जा छेड़ दिया, जाहिर बात है आईएमएफ भी उसको डिस्कस करेगा जी। आपने अगर गर्दिशी कर्जे के इशू को रिजॉल्व करना था तो आप सबसे बड़े सोलर पैनल के इंपोर्टर क्यों बने? आज आप तकरीबन, मतलब बॉल पार्क टर्म्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन हाफ टू 1/3 अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो दूसरी है आपकी, उसके बराबर सोलर पैनल मंगवा चुके।
आपको पता है बैटरियों की इंपोर्ट्स कितनी ज्यादा हो रही है? जी, Nobody is stopping them. You and I both know billionaires in this field. yes. They are getting more and more stuff into this country. But the issue is your circular debt will rise. It will not come down. एग्जैक्टली, That's a fact. And your electricity tariff, you will keep on increasing. People will keep on abandoning the grid. People will keep on installing solar at their Yes, homes. yes. Nobody is going to buy expensive power. एग्रीड। देखिए Is this not something that is inevitable? मैं ये बता रहा हूँ, देखिए अब आप इस्तेकाम कैसे लेके आएंगे? अगर आप देखिए, हमें IMF की इसलिए शराइत माननी पड़ती हैं। वो क्या, सबसे पहले क्या होता है, वो अपना कर्ज लेने के लिए वो कहता है भाई आपको तवानाई के रेट बढ़ाने हैं, गैस के, पेट्रोलियम के, बिजली के रेट बढ़ाओ, ठीक है, आपकी पॉलिसी रेट ये होना चाहिए, आपकी बजट साइज ये होनी चाहिए, तालीम पे इतना खर्च नहीं कर सकते भाई, आप, वो ग्रिड आप सेहत पे इतना कट नहीं कर सकते, आप तरक्याती अखराजात इतने नहीं, देखिए वो आपको कट करते हैं। आप लेकिन नेट मीटरिंग वो को नेट, देखिए देखा आपने नेट मीटरिंग पे कमी की तो आपको मैं बता दूं, लोग ग्रिड छोड़ देंगे ना सर, छोड़ देंगे, वो बैटरी लेना शुरू कर देंगे। देखिए अब आपकी बैटरी की इसकी वजह ये है कि देखिए मैं अगर सोलर लगाया, अगर नेट मीटरिंग खत्म करेंगे तो मैं कहूँगा ठीक है भाई 20 लाख की बैटरी लोगे, 20 अगर किलोवाट का लगाया तो 20 लाख की बैटरी आएगी, मुझे अब चाहिए नहीं ग्रिड का भाई, मुझे तो भाई ऑफ कर दूंगा, मैं ऑफ ग्रिड करूंगा, मैं तो बैटरी पे चलाऊंगा। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर वो भी यही करेंगे। देखिए आप ना पॉलिसियां इसी वजह से, देखिए पॉलिसी जो बनती है ना बगैर सोचे समझे, बगैर उसको रिसर्च किए बन जाती हैं कि हाँ ये कर दो। अरे ऐसा नहीं होता तो मुफ्त करनी पड़ेगी बिजली, आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप जो देखिए जिसने सोलर लगा लिया, अब आप पे क्या पाबंदी लगाएंगे? अब तो लग चुका, अगर मैं बैटरी लगाऊंगा तो मैं तो बैटरी से चलाऊंगा, फिर मुझे क्या जरूरत है ऑन ग्रिड करने की? मैं तो ऑफ ग्रिड करूंगा भाई, मैं उसी से चलाऊंगा, उसी से काम करूंगा, मेरी जो बिजली फ्री हो गई, वो ले जाओ मीटर अपना भाई, तुम नहीं चाहिए तुम्हारा मीटर मेरे को। अब क्या होगा? चीज़ें ये कि देखिए हमें फैसले वो करने चाहिए जो वाकई मासेस की इंटरेस्ट को देखते हुए करने चाहिए फैसले हमको, ठीक है। और हम अपने सरकारी अखराजात कम करने को तैयार नहीं है, हम लल्ले तलव ख़त्म करने को तैयार नहीं है, हम अगर रीस्ट्रक्चरिंग करने को तैयार नहीं, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं अगर नजकारी नहीं हो पाती तो रीस्ट्रक्चरिंग तो करो कम अज़ कम, वो अखराजात तो कम करें, कम अज़ कम उसको एक्सपोर्ट तो बढ़ाएं, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंडस्ट्री को लगने का मौका दें। हम आके सिर्फ ये बोलेंगे कि ये जो एक सिंक होल है और हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए और हम उन इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करते रहेंगे बाय पुटिंग मनी इनटू देम। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि फारूक अफजल साहब आपके साथ मजीद भी बात होती, जो IMF ने जितनी बातें की हैं उसी के गिर्दी महवर घुमा, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर बूस्ट करोगे IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा, और अगर इंपोर्ट को रिड्यूस कर दोगे तब भी नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को क्रिएटिव आइडियाज की जरूरत है, लेकिन आपको नॉन ट्रेडिशनल अभी जाने की जरूरत ही नहीं है। जो सामने दिख रहा है उसको कर लो यार, एक्स्ट्रा मेहनत, पड़ोसी के घर में कूदूंगा, वहां से फल तोड़ के लाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट ओनली विद व्हाट यू हैव। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस फिर सम अप करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जो गुफ्तगू आज हमारी प्रोग्राम में रही उसको हम जमा करते हैं। देखिए, मैंने बुनियादी बात यही की कि IMF हमारे पास, या हम IMF के पास जा ही क्यों रहे? क्योंकि हमारा ये अपना क्या बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू है। मैं ये आपको सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो सॉल्वेबल हैं भाई। आप कहते हो नॉन ट्रेडिशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, आप भाई नहीं करो, आपका बहुत शुक्रिया, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ, आप विद इन द बॉक्स काम करो। आपके पास इंडिजिनस रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप एडिबल ऑयल उसमें प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। फर्स्ट ईयर आपको कोई भी नहीं कह रहा कि आप पूरा डेफिसिट पूरा कर पाओगे, लेकिन फर्स्ट ईयर कम से कम अगर आप 5 या 10% भी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाओगे तो ओवरऑल इंपोर्ट के अंदर इतना बड़ा फ़र्क आएगा कि आप हैरान रह जाओगे। आप बोलते हैं कि जनाब पेट्रोलियम इंपोर्ट्स जो हैं वो हम कम नहीं कर सकते, तो फिर और ममालिक कैसे ब्लेंडिंग करके एथेनॉल को यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं? आप भी कर लें। गैस की आप शिकायत करते हैं तो मैं तो नहीं कह रहा, तारीख की किताबें खोल लें, आप लोगों को उन्होंने बताया है कि बायोगैस की रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। चलो आप कहते हो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बनेगा, कौन कहता है कि 2 या 3% भी अगर आप गैस की रिप्लेसमेंट ले आते हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। छोटे छोटी ही चीज़ें करने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये कर्जा छोटी छोटी चीज़ें ले लेके बढ़ा है, इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें लेके कम भी किया जा सकता है।
लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को आधी बातें समझ में ही नहीं आई होंगी। जिसको आई होगी समझ में, वो सोचता रहेगा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। वो फिर कौन करेगा तो देखा जाएगा, जब होगा तो काम होगा। लेकिन ये सब चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल नहीं हैं, ये हमारी नज़रों के सामने। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।